हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। जो लोग चैनल को फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। नेक्स्ट, आज का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन स्पेशली रेफरेंस ऑफ एसएससी, यूपीएससी, आरपीएससी, नीट एंड एम्स लाइक एग्जाम्स। तो जो भी इस टॉपिक का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो है जनरल साइंस के टॉपिक के रूप में वो लेने के लिए वीडियो का फुल सेशन आप देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के रूप में। सबसे पहले इसके बेसिक कंटेंट्स की बात करते हैं कि आज के जो वीडियो है उस वीडियो में हम कौन से टॉपिक्स को आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो पहला तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ जो इम्यूनिटी है उसका इंट्रोडक्शन, देन टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, देन नेचुरल इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड और अडैप्टिव इम्यूनिटी, then types of acquired immunity, and at last mechanism of active immunity. इंट्रोडक्शन से हम बात को स्टार्ट करते हैं। इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेन बॉडीज लाइक बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक सब्सटेंस एक्सेट्रा। तो हम बात करें कि इम्यूनिटी होती क्या है, तो इम्यूनिटी रियलिटी में एक एबिलिटी है। किसकी एबिलिटी है? ये हमारी बॉडी की एबिलिटी है जो क्या करती है, वेरियस टाइप की जितने भी फॉरेन बॉडीज आती हैं बॉडी में लाइक बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक सब्सटेंस, उनके प्रति हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करती है। विच एंटर द बॉडी, और ये जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं ये जब बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो एक तरीके से हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर है या इम्यूनोलॉजिकल पावर है वो हमारे बॉडी की प्रोटेक्शन करता है। एज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज, इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिजीज रेजिस्टेंस। क्योंकि फॉरेन पार्टिकल्स जो होंगे वो किसी भी रूप में हमें डिजीज़ देंगे, हम डिजीज़ से अफेक्टेड होंगे, तो कहीं ना कहीं पर ये जो इम्यूनिटी है वो डिजीज़ रेजिस्टेंस के नाम से भी जानी जाएगी। लैक ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज ससेप्टिबिलिटी, और जब किसी व्यक्ति में या पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में इम्यूनिटी की कमी हो जाती है, लैक का मतलब कमी, तो वो कंडीशन कहलाती है ससेप्टिबिलिटी, पर्टिकुलर संवेदनशीलता। जैसे मानिए बारिश के दिनों के अंदर मानसून जो मतलब सीज़न है उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर डेंगू, मलेरिया ये केसेस सामने आते हैं। उसके लिए जो जैसे हम मलेरिया की बात करें तो फीमेल एनाफिलीज जो हमें बाइट कर रही है और जो स्पोरोजोइट कंडीशन हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर रही है उसके लिए हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर इम्यूनिटी है, और अगर वो इम्यूनिटी हमारी कम हो जाए तो हम ससेप्टिबल हो जाएंगे मलेरिया के लिए, यानी संवेदनशील हो जाएंगे मलेरिया के लिए। तो लेक ऑफ इम्यूनिटी जो है वो कहलाती है ससेप्टिबिलिटी। इम्यूनिटी इज डन बाय इम्यून सिस्टम विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ये जो इम्यूनिटी है ये इम्यून सिस्टम का ही एक वर्क है, और ये पर्टिकुलर जो है वो हम ये कह सकते हैं कि लिम्फॉइड ऑर्गन्स के कारण ही हमारी बॉडी का इम्यून पावर होता है। लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि बोन मैरो है, थाइमस ग्लैंड है, स्प्लीन है। अब हम यहाँ पे बात करें कि बोन मैरो, तो जो बोन मैरो है वो ईच एंड एवरी बोन में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बोन जो है वो थाइस के अंदर होता है। यहाँ पे लिम्फोसाइट जनरेट्स होती हैं जैसे कि बी लिम्फोसाइट्स हैं। थाइमस क्या है, ये हार्ट के पास में पाई जाने वाली एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, और थाइमस का जो बर्थ के समय जो शेप एंड साइज होता है वो ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, थाइमस का शेप और साइज भी डिक्रीज होता जाता है। थाइमस जो है टी लिम्फोसाइट्स को बनाती है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। स्प्लीन की बात करें तो इसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, क्योंकि जितनी भी नॉन फंक्शनल आरबीसीज हैं उनका डिस्ट्रक्शन स्प्लीन के अंदर ही किया जाता है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के ऊपर। तो जो इम्यूनिटी है वो टू टाइप्स की है, इन्नेट और एक्वायर्ड। इन्नेट को हम बाई बर्थ भी बोलते हैं, बाई बर्थ, कि जो हम बर्थ के साथ में लेकर पैदा हो रहे हैं वो इम्यूनिटी होगी इन्नेट, और जो हम एटमॉस्फेयर से गेन करेंगे वो होगी एक्वायर्ड। इन्नेट के अंदर हम पैदाइश के साथ में कौन सी चीज़ें लेकर पैदा होते हैं, तो हमारे अंदर एनाटॉमिकल बैरियर्स होते हैं। एनाटॉमी का मतलब है इंटरनल ऑर्गन्स या हमारे जो भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमें बचाएंगे इन्फेक्शन से, वो होंगे एनाटॉमिकल बैरियर। फिर होंगे फैगोसाइटिक बैरियर, फिर होंगे ब्लड प्रोटीन्स, और फिर फोर्थ होंगे साइटोकाइनिन्स। तो ये जो 4 कैटेगरीज हैं ये आपकी इंक्लूड होंगी इन्नेट इम्यूनिटी में। फर्स्ट है एनाटॉमिकली बैरियर्स, सेकंड है फैगोसाइटिक बैरियर्स,
थर्ड है ब्लड प्रोटीन्स और फोर्थ है साइटोकाइनिन। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, फर्स्ट पैसिव एंड सेकंड एक्टिव। पैसिव इम्यूनिटी इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स लाइक नेचुरल एक्वायर्ड एंड आर्टिफिशियल एक्वायर्ड, whereas the active immunity is also divided into two types, naturally acquired and artificially acquired। तो हम इन्नेट इम्यूनिटी को स्टार्ट में डेप्थ में देखते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नेचुरल और नेटिव इम्यूनिटी, क्योंकि ये शरीर में पैदा होने के पहले से ही आ रही है तो ये नेचुरल और नेटिव इम्यूनिटी कहलाएगी। कंसेप्ट ऑफ मैकेनिज्म दैट एग्जिस्ट बिफोर इन्फेक्शन, और ये इन्फेक्शन के पहले भी हमारे शरीर में होती है एंड आर कैपेबल ऑफ रैपिड रेस्पॉन्स ऑफ माइक्रोब, और माइक्रोब के प्रति कैसा रेस्पॉन्स शो करती है, रैपिड। रैपिड का मतलब बहुत तेजी से। इट कंप्राइजेज 4 टाइप्स ऑफ डिफेंस बैरियर। इसके अंदर 4 प्रकार के डिफेंस बैरियर्स होते हैं। पहला है एनाटॉमिकल बैरियर, दूसरा है फैगोसाइटिक बैरियर, थर्ड है ब्लड प्रोटीन और फोर्थ है साइटोकाइनिन। तो चार्ट के फॉर्म में हम देखते हैं एनाटॉमिकल बैरियर्स को। एनाटॉमिकल बैरियर्स में पहला है स्किन। स्किन क्या होती है, मैकेनिकल बैरियर है, रिटार्ड एंट्री ऑफ द माइक्रोब। रिटार्ड का मतलब रोकना। स्किन क्या करती है, माइक्रोब के एंट्री को ही रोक देती है। नेक्स्ट एसिडिक एनवायरनमेंट बनाती है, जैसे कि 3 से 5 के बीच में, और रिटार्ड ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, और एसिडिक एनवायरनमेंट बनाकर भी ये माइक्रोब की ग्रोथ को रिटार्ड यानी रोक देती है। नेक्स्ट है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन भी एनाटॉमिकल बैरियर में जाएगा, स्किन भी एनाटॉमिकल बैरियर में जाएगा। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है, म्यूकस एंट्रप्स फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएंगे वो म्यूकस मेम्ब्रेन में अटैच होकर वहीं पे उलझ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजियोलॉजिक बैरियर की। फिजियोलॉजिक बैरियर में पहला है टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर एंड फीवर रेस्पॉन्स इनहिबिट ग्रोथ ऑफ सम पैथोजन। अब देखिए क्या होता है कि जो फीवर आती है हमारी बॉडी में, तो आपने जितने भी छोटी क्लासेस होंगी उसमें पढ़ा होगा कि फीवर एक तरीके से हमारा इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स है पर्टिकुलर किसी फॉरेन पार्टिकल के लिए। जैसे हमारी बॉडी में लाइक फॉरेन पार्टिकल लाइक पैथोजन, जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है, या फिर कोई भी मतलब वेक्टर है या पैथोजन है, वो एंटर करता है, तो एंटर करने से हमारी बॉडी जो है उसके प्रति एक तरीके से इन्फ्लामेशन रिएक्शन शो करती है। इन्फ्लामेशन का मतलब हमारी बॉडी लाल कलर की हो जाएगी और फिर हमारा टेम्परेचर अप हो जाएगा। तो इस तरीके के जो रेस्पॉन्सेज आते हैं उनको हम फीवर कहते हैं, और फीवर का आना एक प्रकार से फिजियोलॉजिकल बैरियर का ही टेम्परेचर में टाइप है। नेक्स्ट लो पीएच। एसिडिक पीएच जो होती है स्टोमक की, पीएच 2, वो क्या करती है, वेरियस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो हम खाने के द्वारा खाते हैं उनको ये डाइजेस्ट कर देती है। थर्ड जो बैरियर है वो है फैगोसाइटिक बैरियर। उसमें आती है न्यूट्रोफिल्स आपके, दिस इज द काइंड ऑफ द WBC, मैक्रोफेजेस एंड एनके सेल। एनके सेल की फुल फॉर्म हो जाएगी नेचुरल किलर सेल्स। नेक्स्ट इसके बाद में है कि ये क्या करेंगी, एंडोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस, ये 2 चीज़ें करेंगी, एक तो एंडोसाइटोसिस और एक फैगोसाइटोसिस। मैंने आपको बताया था कोई भी सेल किसी भी कंपाउंड को, सपोज दैट ये सेल है और ये कोई भी एक कंपाउंड है, अगर इसको सूडोपोडिया बनाकर अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेती है तो वो प्रोसेस कहलाती है एंडोसाइटोसिस। और अगर ये जो बाहर का मटेरियल है अगर ये सॉलिड है तो ये प्रोसेस हो जाएगी फैगोसाइटोसिस। इनकेस अगर लिक्विड है तो ये प्रोसेस हो जाएगी पिनोसाइटोसिस। Tissue damage and infection induces leakage of vascular fluid containing serum protein with antibacterial activity। और हम नेक्स्ट बात करें इन्फ्लामेटरी बैरियर्स की, तो इन्फ्लामेटरी बैरियर्स में क्या होगा, टिश्यूज डैमेज होंगे, इन्फेक्शन फैलेगा, लीकेज होगा वैस्कुलर फ्लूइड का, और फाइनली हम ये कह सकते हैं कि एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होगी। टाइप्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी की बात करें तो इन्नेट इम्यूनिटी जो है 3 टाइप्स की है। फर्स्ट है स्पीशीज इम्यूनिटी, सेकंड है रेशियल इम्यूनिटी, थर्ड है इंडिविजुअल इम्यूनिटी। तो स्पीशीज इम्यूनिटी की बात कीजिए, इट इज़ द टोटल इम्यूनिटी। ये टोटल इम्यूनिटी है और ये किसके द्वारा शो की जाती है, स्पीशीज के अंदर जितने भी मेंबर हैं। जैसे मान लीजिए हमारी जो स्पीशीज है वो होमो सैपियंस है, तो सैपियंस के अंदर कितने इंडिविजुअल है, कितने मेंबर्स हैं, वो सब मेंबर की जो इम्यूनिटी होगी वो कहलाएगी स्पीशीज इम्यूनिटी अगेंस्ट द पैथोजन। और किसके प्रति, एक स्पेसिफिक पैथोजन के प्रति। जैसे कि अभी जो पैथोजन चल रहा है, जैसे कोविड-19 का जो चल रहा है एज, उसमें कोविड-19 के लिए जो रेस्पॉन्सिबल तो कोरोना वायरस है, उसके प्रति हमारी सेपियंस की स्पीशीज में जितने भी टोटल एग्रीगेट करके जो मेंबर हैं वो उसके प्रति क्या रेस्पॉन्स शो करते हैं, तो वो इम्यूनिटी जाएगी स्पीशीज इम्यूनिटी में। तो यहाँ पर एग्जांपल हमने दिया बर्ड इम्यून टू टेटनस, जैसे कि बर्ड की जो स्पीशीज है वो इम्यून हो चुकी है किसके लिए, टेटनस के लिए। नेक्स्ट है रेशियल इम्यूनिटी। इट इज दैट इन विच वेरियस रेसेस शो मार्क डिफरेंसेस इन देयर रेजिस्टेंस टू सर्टेन इन्फेक्शियस डिजीज। अब क्या है, रेसेस का मतलब है प्रजाति, एक ही चीज़ के प्रति दोनों मतलब जातियां जो है, दोनों स्पीशीज हैं वो अलग अलग तरीके से बिहेव करती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बर्ड फ्लू, तो बर्ड फ्लू के लिए बर्ड्स की स्पीशीज और ह्यूमंस की स्पीशीज अलग अलग तरीके से रेस्पॉन्स शो करेगी, और वो रेस्पॉन्स होंगे रेशियल इम्यूनिटी। नेक्स्ट होगा इंडिविजुअल इम्यूनिटी। इट इज वेरी स्पेसिफिक फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल डिस्पाइट हैविंग सेम रेशियल बैकग्राउंड एंड अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपोजर। मतलब
कई बार क्या होता है कि रेस तो हमारी एक ही है, जैसे कि बर्ड्स की बात कर लें, ह्यूमंस की बात कर लें, बर्ड एक जैसे हैं, ह्यूमन एक जैसे हैं, पर फिर भी क्या होता है कि इंडिविजुअल इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एक इंसान को वो बीमारी हो रही है जबकि दूसरे इंसान को नहीं हो रही, यानी जिसके नहीं हो रही उसका इम्यून पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और जिसके हो गई उसका इम्यून पावर वीक है। तो ये इम्यूनिटी कहलाएगी इंडिविजुअल इम्यूनिटी। नेक्स्ट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। Acquired or adaptive immunity is the immunity that is developed by the host in its body after exposure of suitable antigen or after transfer antibody or lymphocyte from an immune donor. क्या है कि ये हम एटमॉस्फेयर से ग्रास्प करते हैं इस इम्यूनिटी को, बाय बर्थ लेके पैदा नहीं होते। अब ग्रास्प करने के तरीके और मेथड्स अलग अलग हैं। या तो होस्ट जो है, जो लेने वाला है, उसकी बॉडी में हम डायरेक्टली एंटीजन डालें, तो जैसे ही एंटीजन डालेंगे उसकी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी, या फिर हम उसकी बॉडी में रेडीमेड एंटीबॉडीज ट्रांसफर करें वैक्सीन के थ्रू, या फिर रेडीमेड लिम्फोसाइट डालें, किसके थ्रू, इम्यून डोनर के थ्रू। तो ये सारे जो टाइप्स होंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी का ही एक पार्ट होंगे। नेक्स्ट उसके बाद में हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाती है, मेजर क्वेश्चन इसके ऊपर फॉर्म होता है आपके 3 मार्क 4 मार्क का, कि कौन से कैरेक्टर्स हैं जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के होते हैं। तो नंबर 1 है एंटीजन स्पेसिफिसिटी। आप जो एंटीजन बॉडी में डालेंगे वो एक विशेष प्रकार का एंटीजन होगा और विशेष प्रकार के एंटीजन के लिए विशेष प्रकार की एंटीबॉडी ही बनेगी। आपने इसमें फिशर का जो एंजाइम चैप्टर है उसमें फिशर जो साइंटिस्ट है उन्होंने लॉक एंड की थ्योरी दे रखी है। तो लॉक एंड की थ्योरी का मीनिंग होता है कि पर्टिकुलर एक लॉक के लिए पर्टिकुलर एक की होती है, उसी तरीके से एंटीजन एंटीबॉडी में भी पर्टिकुलर एक एंटीजन के लिए एक एंटीबॉडी होती है। नेक्स्ट जो इसका स्पेसिफिक फीचर है वो है डाइवर्सिटी, यानी इसके अंदर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, एक बार जब पैथोजन एंटर हो गया और तो उसकी मेमोरी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं पर रह जाएगी, तो एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी है वो पैथोजन के प्रति इम्यूनोलॉजिक मेमोरी रखती है। सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन, अपना और पराया, कौन सा ऑर्गन, कौन सी चीज़, कौन से पार्टिकल्स बॉडी के सेल्फ हैं और कौन से फॉरेन पार्टिकल्स हैं, इनका जो रिकॉग्निशन है, इनको जो कैटेगराइज करने की जो मतलब कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी का ही एक स्पेशल फीचर है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 ही प्रकार की होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? इट इज इंड्यूस्ड बाय नेचुरल एक्सपोजर टू अ पैथोजन और बाय वैक्सीनेशन। एक्टिव इम्यूनिटी को हम एक्सपोजर के ऊपर डिपेंड करती है। एक्सपोजर कैसे? बॉडी को पैथोजन के एक्सपोजर में लाया जाए, कांटेक्ट में लाया जाए, तो वो हम कॉटन कैसे ला सकते हैं? वैक्सीनेशन से। जब सबसे पहले वैक्सीन की डिस्कवरी हुई थी तो उसमें हमने देखा था कि स्मॉल पॉक्स के जो काउ पॉक्स जो होती है हमने बीमारी, उससे रिलेटेड जो पैथोजन थे उनका स्मॉल अमाउंट जो था वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया था ह्यूमन्स पे, और ह्यूमन ने उसके प्रति अपनी जो एंटीबॉडीज बनाई थी। तो इस तरीके से जब एक्टिव इम्यूनिटी होती है तो पैथोजन का बहुत ही माइल्ड अमाउंट वैक्सीनेशन के फॉर्म में बॉडी के अंदर इंजेक्ट करके उसका नेचुरल एक्सपोजर किया जाता है। इट कैन बी कैटेगराइज्ड 2 टाइप, नेचुरली एक्वायर्ड और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड। अब या तो ये जो पैथोजन बॉडी में एंटर हुए वो नेचुरल तरीके से एंटर हो सकते हैं, या फिर डेलिबरेटली का मीन जानबूझकर कोई साइंटिस्ट या डॉक्टर उसको हमारे बॉडी में इंजेक्ट करवा सकता है, तो वो कहलाएगा आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट है पैसिव। पैसिव इम्यूनिटी इज अचीव बाय ट्रांसफर ऑफ इम्यून प्रोडक्ट्स। अगर हमारी बॉडी में इम्यून प्रोडक्ट डालें उसी से हमें पैसिव इम्यूनिटी मिल जाएगी, सच एज द एंटीबॉडी एंड सेंसिटाइज टी सेल्स फ्रॉम एन इम्यून इंडिविजुअल टू नॉन इम्यून वन। यानी कि जो इम्यून इंडिविजुअल है, बहुत अच्छी इम्यूनोलॉजी वाला इंडिविजुअल है, उसके प्रोडक्ट्स जैसे कि एंटीबॉडी, सेंसिटाइज टी सेल्स निकालकर जो भी कमजोर इम्यूनोलॉजिकली वीक पर्सन है उसमें इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। इट इज ऑफ 2 टाइप, ये भी 2 प्रकार का है। नेचुरली एक्वायर्ड, या तो वो अपने आप ही उसकी बॉडी में चले जाएंगे, या फिर आर्टिफिशियली डेलिबरेटली एक पर्सन से निकालकर हमें दूसरे पर्सन में इसको इंजेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम मैकेनिज्म पे आते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। बॉडीज इम्यून सिस्टम प्रोवाइड प्रोटेक्शन बाय सिंथेसाइजिंग एंटीबॉडी एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन। इम्यूनोग्लोबुलिन्स की फुल शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी आईजी। तो ये जो चैप्टर था आईजीज का, तो इसमें 5 प्रकार की आईजी पाई जाती है, आईजीए, आईजीजी, आईजीडी, आईजीई, आईजीएम। तो इस तरीके से इम्यूनोग्लोबुलिन्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो प्रोटेक्शन करता है किसी भी पर्टिकुलर वेक्टर से या पैथोजन से, या तो वो एंटीबॉडीज बनाएगा या आईजी बनाएगा। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स टेक्स प्लेस व्हेन द होस्ट इज अटैक्ड बाय सर्टेन माइक्रोब फॉर फर्स्ट टाइम। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कब आएगा? जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में फर्स्ट बार आता है। जैसे स्मॉल पॉक्स हमें जीवन में पहली बार हुई, तो स्मॉल पॉक्स जो वायरस हैं जो उसके वो पहली बार बॉडी के कांटेक्ट में आए, इस समय जो हमारी बॉडी रेस्पॉन्स शो करेगी वो प्राइमरी रेस्पॉन्स होंगे। द एंटीबॉडी स्टार्ट टू जनरेट, अब एंटीबॉडी बनने स्टार्ट हो जाएंगे। आफ्टर सर्टेन पीरियड एज द बाइंडिंग ऑफ द एंटीजन, कुछ देर बाद में वो एंटीजन से बाइंड करेंगे और वहाँ पर जाकर एक स्पेसिफिक रिएक्शन को वहाँ पर शो करेंगे। नेक्स्ट
एक बार स्मॉल पॉक्स होने के 10 साल बाद में दोबारा स्मॉल पॉक्स होता है, तो जो रेस्पॉन्सेज बॉडी शो करेगी वो कहलाएंगे सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्सेज। और व्हेन एन इंडिविजुअल इज बीइंग अटैक्ड बाय द सेम एंटीजन सब्सिक्वेंटली, और ऐसा तब होता है जब एक ही प्रकार का एंटीजन दोबारा से बॉडी के ऊपर अटैक करता है। और ये प्रोसेस कैसी होगी? रैपिड प्रोसेस होगी इन कंपैरिजन टू प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। Acquired active immune response takes two distinct forms, humoral immune response and cell mediated immune response। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के क्वेश्चन में इसका क्वेश्चन आता है कि जो एक्वायर्ड एक्टिव इम्यून रेस्पॉन्स वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ह्यूमरल होता है और एक सेल मेडिएटेड होता है। ह्यूमरल जो है वो वर्ड ह्यूमरस से लिया है, और ह्यूमरस जो है वो ग्रीक का है, और इसका अगर हिंदी हम इंग्लिश में देखें तो उसका हो जाएगा लिक्विड, यानी लिक्विड जो इम्यूनिटी है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी में आएगी, और सेल मेडिएटेड जो है वो जाएगी सेल मेडिएटेड में। तो ह्यूमरल में हम जनरली एंटीबॉडीज की बात करेंगे, और सेल मेडिएटेड में जो टी सेल्स हैं उनकी बात करेंगे। डायग्रामेटिकली आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती क्या है। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी में देखिए, ये बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स आते हैं बॉडी में, कोई भी बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स आते हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स आके क्या करते हैं कि जैसे आते हैं, पहले बी लिम्फोसाइट्स नॉन एक्टिव होती हैं, लेकिन इनके आते ही वो एक्टिव होती हैं और अपनी एंटीबॉडीज को इन एंटीजन से रिएक्शन करवाती हैं, और यहाँ पर आकर उस एंटीजन का लाइसिस कर देती है और पर्टिकुलर उसका डिस्ट्रॉय किया जाता है। जबकि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है कि पर्टिकुलर टी सेल्स होती हैं, वो टी सेल्स एंटीजन रिकॉग्निशन सेल्स कहलाती हैं, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती हैं, हेल्पर टी सेल्स की हेल्प करती हैं, और यहाँ पर आकर उनका डिस्ट्रक्शन किया जाता है, और डिस्ट्रक्शन करके इस तरीके से पर्टिकुलर जो बॉडी को है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। अब हम बात करते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या होंगे। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी में बी सेल्स इन्वॉल्व होंगी, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेंगी, बाइंडिंग एंटीजन्स बनेंगे, और रिजल्ट क्या होगा? पहला न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज होंगे, फिर लाइसिस, कोई भी चीज़ है वो रप्चर होगी, और फैगोसाइटोसिस, और फाइनली उसका क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्शन। सेल मेडिएटेड के इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होंगे? इन्वॉल्व टी सेल, इसमें टी सेल इन्वॉल्व होंगी, एबनॉर्मल एंटीजन्स की पहचान की जाएगी, इंडिकेटिव वायरल इन्फेक्शन और ट्यूमरोलॉजिकल चेंजेस, ऐसा कब होता है? या तो कोई वायरल इन्फेक्शन हो या ट्यूमर बन जाए बॉडी में, एंड फाइनली किलिंग द इंटरेक्टेड सेल, और जो भी इन्फेक्टेड सेल है उसको फाइनली क्या किया जाएगा? किल किया जाएगा। तो इस तरीके से आज का वीडियो जो है आपको कैसा लगा? जो आपके फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आगे के भी टॉपिक इस तरीके से चैनल के ऊपर अपलोड होते रहेंगे। जिस प्रकार से आप चैनल को अपना प्यार दे रहे हैं वैसा प्यार देते रहें। तब तक के लिए हैव अ